Hello guys, this is Monica, your study partner. Again, I'm here with a new video. First of all, hi to all. I'm good. Hope you also doing well. Please, chalo. Let's start. Today's topic of company law is formation, promotion, and incorporation of a company. Earlier, we had discussed about the promoters. Today, we have to discuss pre-incorporation or preliminary contracts. Chalo, let's start. To establish a company, the promoters have to deal with various people for and on behalf of the company being incorporated. क्या होता है जब कंपनी इस्टेब्लिश होती है प्रमोटर्स को बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी दे नीड टू अरेंज फॉर द परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग मशीनरी रॉ मटेरियल एक्सेट्रा फॉर कंपनी आफ्टर इट हैज़ came to into being existence as such. They make contracts for various parties. Since these contracts are made before the company has came into being an entity, before it has been incorporated, they are called pre-incorporation or preliminary contracts. मतलब कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले जो प्रोमोटर दूसरी पार्टीज़ के साथ कोई भी लैंड हो गया बिल्डिंग परचेज का हो गया मशीनरी का हो गया रॉ मटेरियल के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं उनको प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं. दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. Thus, the company has no legal existence when these contracts are made and is as such neither a party to the contracts nor कैन इट बी लीगली एसोसिएटेड विद दैम. कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं होता क्योंकि कंपनी अब तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई होती. मैंने आपको पहले भी कहा था अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें. मैंने आपको कई बार पोस्ट के उससे या कई बार शॉर्ट्स के उससे भी पूछती रहती हूँ. तो सो प्लीज़ मुझे इनकरेज करिए वीडियोस बनाने के लिए ताकि आपके लिए और भी अच्छा स्टडी मटेरियल मैं लेके आऊँ एंड प्लस आपको समझाने का जितना भी मेरी कोशिश है वो अच्छे से हो. सो लेट्स स्टार्ट. कंसिक्वेंटली द प्रमोटर्स आर personally liable for any commitment that are made on behalf of would be company. जो प्रमोटर्स होते हैं वो सारी कमिटमेंट करते हैं वुड बी कंपनी के बिहाफ पे टिल द कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. द सेलर ऑफ एनी गुड्स और प्रॉपर्टी टू द कंपनी बीइंग इनकॉर्पोरेटेड और वुड बी कंपनी और डू नॉट हैव द राइट टू सीक recourse of the law of the land and both are not bound in terms of law to file a suit. It means the seller of any goods or promoter to the company being incorporated और would be company do not have यानी कि सेलर को कोई भी राइट नहीं होता कि वो सू करे या कोई भी केस वगैरह लगाए. When the company is incorporated, the scenario is changed because the company become a legal entity. As an entity, the company can, if it so desires, make new contracts with the seller to replace the original contracts and thereby protect the interest of promoters. जब कंपनी एक बार फॉर्म हो जाती है सेलर्स के साथ उनका दोबारा भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को भी रिन्यू कर सकते हैं एंड देयर बाय प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोमोटर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. द प्रोमोटर्स अंडरटेक अ लॉट ऑफ रिस्क अपॉन देमसेल्व्स व्हेन दे एंटर इनटू एनी contract with the third parties before the company is incorporated because on incorporation the company may refuse to accept these contracts. जो promoters होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं थर्ड पार्टी के साथ. जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो कंपनी रिफ्यूज़ भी कर सकती है उसको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने से. देयरफॉर द promoters can and normally do include a stipulation in such contracts that the company shall endorse them on incorporation. तो वो सिर्फ एक मतलब स्टिपुलेट एक तरह से एक सिर्फ वही करते हैं कि हाँ कंपनी इन सब कॉन्ट्रैक्ट्स को इंडोर्स करेगी इनकॉर्पोरेशन के बाद एंड देन द प्रमोटर्स और द सेलर्स कैन चेंज द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय द कंपनी. A company cannot make any profit by the ratification of a contract made before its incorporation. कभी भी ratification of contract में कोई भी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा सकती. If it wants to do so it has to make a new contract
ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन विद द सेम पार्टी। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो उसे नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा सेम टर्म्स के साथ, सेम पार्टी के साथ। नेक्स्ट इज, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, तो प्लीज़ अगर आपको समझ आ रहा है तो मुझे थोड़ा इनकरेज करें, क्वेश्चंस पुट करें, कुछ नहीं समझ आ रहा हो या मैं कुछ और अच्छा बता सकती हूँ, मेरे प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं ये भी प्लीज़ मुझे बताइए। So next is legal position of promoters for preliminary contracts. In general, the promoters make the contract as an agent or trustee of the proposed company, but he cannot be an agent of a trustee of a company yet to be performed because such company does not exist before it is legally incorporated. क्या होता है, एक प्रमोटर जो है वो एक एजेंट और ट्रस्टी की तरह काम करता है, बट वो एजेंट और ट्रस्टी होता नहीं है क्योंकि कंपनी तब तक लीगली फॉर्म नहीं हुई होती जो वो सारी ड्यूटीज़ करता है। एंड द कंपनी कैन नॉट इंडोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट्स दैट हैड बीन मेड बिफोर इनकॉर्पोरेशन। दिस रिजल्ट अ पेक्युलर सिचुएशन एज फार एज प्रमोटर इज कंसर्न। तो इसलिए प्रमोटर्स थोड़े कंसर्न भी होते हैं। व्हेन अ कंपनी बिकम अ लीगल एंटिटी आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन इट इज़ नॉट बाउंड टू द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है उसके बाद भी कंपनी बाउंड नहीं होती कि वो प्रमोटर्स द्वारा बनाए गए प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉलो करे, no matter even if it has made a profit by such contracts. As important verdict in this respect is one of in the case are Re English and Colonial Produce Company Limited. अगर आप केसेस लिखते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा मार्क्स सिक्योरिंग होगा, तो आप पूरी वीडियो देखा कीजिए। मैं बीच बीच में ना मार्क्स सिक्योरिंग के टिप्स भी बताती रहती हूँ कि आपको क्या करने से और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, कैसे आप अटैम्प्ट करोगे पेपर को तब आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। केस लिखोगे तो वो एड ऑन बेनिफिट है। अ लॉयर हैड पेड द नेसेसरी फी and incurred the related expenses for getting the article of association and the memorandum of association prepared for a company prior to an incorporation. He had incurred the expense at the instance for those who later become the director of the company, but he not reimbursed for the same. When he filed a suit, it was held that the company was not liable for such reimbursement any expenses made prior to incorporation, despite the fact that it has been benefited to such expenses. एक लॉयर ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने के लिए एक्सपेंसेस बियर करे। इस केस में अभी कंपनी फॉर्म नहीं हुई थी, उसने से उन लोगों के लिए बियर किए, वही आगे जाके कंपनी के डायरेक्टर बने, प्रोमोटर्स भी कह सकते हैं पहले थे। बट उस लॉयर को अपने एक्सपेंसेस मिले नहीं तो उसने केस किया कंपनी के ऊपर, बट कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि क्योंकि वो सारे एक्सपेंसेस कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस से पहले पे किए गए थे और डिस्पाइट इट हैड बेनिफिटेड टू सच एक्सपेंसेस, फिर भी कंपनी लाइबल नहीं है उनको पे करने के लिए। फ्लोटेशन और इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक इज इनकॉर्पोरेशन इज द सेकंड स्टेज ऑफ द कंपनी फॉर्मेशन विच इज़ डन बाय गेटिंग द कंपनी रजिस्टर्ड विद द आरओसी। फर्स्ट क्या होता है, कंपनी फॉर्म होती है, फिर इनकॉर्पोरेट है उसका सेकंड स्टेज जिसमें कंपनी रजिस्टर्ड होती है आरओसी से। द रिक्वायर्ड फीस फॉर रजिस्ट्रेशन इज पेड, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द आरओसी। प्रॉपर फीस पे करी जाती है आरओसी को, रजिस्ट्रेशन मिल लेते हैं। द कंपनी बिकम्स एन एंटिटी ओनली आफ्टर इट्स गेट रजिस्टर्ड। कंपनी एक एंटिटी तभी बनती है जब वो रजिस्टर होती है। इट इज़ देयरफॉर सेड दैट फ्लोटेशन इज़ द कंसेप्शन ऑफ अ कंपनी वेयर इनकॉर्पोरेशन is its birth when it takes on the form of an artificial person. So long as a company is not incorporated it cannot be called a company. अगर कंपनी incorporate नहीं हुई तो वो कंपनी नहीं कही जाएगी from the legal point of view. It has no identity. After completing the promotional work and before getting the company registered, the preparatory steps can listed as under. First step, preliminary activities. Before a company is incorporated, the promoter has to do the following. First क्या करते हैं promoters to decide where the registered office of the company and where it will be located. सबसे पहला स्टेप होता है promoters का कि registered office कहाँ होगा और वो कहाँ पे लोकेट होगा, हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, वेयर द कंपनी इज़ लोकेटेड। इट इज नेसेसरी टू डू सो बिकॉज द कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द आरओसी टू स्टेट वेयर इट हैज़ द हेड ऑफिस। जहाँ पे वो
कंपनी का ऑफिस होगा वहाँ के आरओसी से उसे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा. एज पर सेक्शन 12A ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी शेल विद इन 30 days of its incorporation have a registered office capable of receiving and acknowledging communication and notices may be addressed to it. As per section 12 subsection A of Companies Act 2013, एक कंपनी को 30 डेज़ के अंदर अंदर अपने इनकॉर्पोरेशन के आरओसी को अपना क्या करना होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस की एक्नॉलेजमेंट देनी होती है. अकॉर्डिंग टू द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, रजिस्ट्रार मे डू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस. रजिस्ट्रार जो होता है वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी करता है. इफ़ एनी डिफ़ॉल्ट इज़ फाउंड टू बी in complying with the provision of section 12(1) subsection 9, registrar may initiate actions to removal the name of the company. अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट पाया जाता है तो रजिस्ट्रार क्या करता है, रिमूवल कर देता है कंपनी का. वो बाद की बात है कि हेयरिंग होती है, अपील होती है टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी. अब एक बार ये देख लिया कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होएगा, जहाँ पे कंपनी लोकेट होएगी, फिर प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं कि नेम क्या होगा कंपनी का. बिफोर इट इज़ गिवन अ नेम, इट इज़ नेसेसरी टू एसरटेन फ्रॉम द आरओसी वेदर द प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी इज़ अवेलेबल और नॉट. अब ऐसे नहीं है कि हमारे जो मन में आया हमने वो नाम रख लिया. हमें आरओसी को इंटीमेट करना होता है. वो एक मतलब प्रोसीजर है, साइट के थ्रू होता है. एमसी होती है साइट, MC 21, तो उसके द्वारा उसे आरओसी को इंटीमेट करना होता है कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है. वेदर द नेम इज़ एक्सेप्टेबल होगा नाम या नहीं. ऑल्दो कंपनी कैन गिवन एनी नेम येट इट मस्ट कन्फर्म द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट. The company name should be not be similar of any existing company. Should be appropriate as per the directives of the central government. कोई भी नाम रख सकती है बट एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए. और वही है प्राइवेट लिमिटेड के आगे प्राइवेट वर्ड होना चाहिए. फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द कंपनी नेम, द प्रमोटर नीड टू मेक एन एप्लीकेशन थ्रू द आरओसी टू कंपनी डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ नेम. इट इज़ मैंडेटरी टू सेंड एटलीस्ट 3 names फॉर अप्रूवल. 3 नाम भेजने ज़रूरी होते हैं प्रमोटर्स को अप्रूवल के लिए. नेक्स्ट काम है टू मेक अपॉइंटमेंट्स. इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अंडर राइटर्स, ब्रोकर, बैंकर, क्या है, सोलिसिटर्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, auditor signatory on the memorandum of the company. Next है to get the important document prepared. The preliminary activities include preparing memorandum and article of the company, getting them printed. Appointment मिल गई है bankers, brokers, solicitors के, auditors एक्सेट्रा से. नेक्स्ट आपका होता है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कैसे करना है. टू सेंड द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार. आफ्टर दैट द कंप्लीशन द अबव मेंशन फॉर्मेलिटीज, द प्रोमोटर्स मेक एन एप्लीकेशन टू द आरओसी ऑफ द स्टेट इन विच द कंपनी इज टू बी एस्टैब्लिश फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. द डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी फिल विद एन अंडर डिस्क्राइब्ड इन वट फॉलोज. अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से भेजने होते हैं रजिस्ट्रार को. फर्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. नो कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट हैविंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ये बहुत ही वाइटल डॉक्यूमेंट है, बहुत ही वाइटल डॉक्यूमेंट है. कोई भी कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती जब तक वो अपना एमओए ना बनाए. अ कंपनी में एमओए इज इट द चार्टर एंड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिफाइन द राइट एंड ऑब्लिगेशन. इसमें कंपनी की राइट और ऑब्लिगेशन लिखे होते हैं. द मेमोरेंडम डिफाइंस द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड. ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं. फॉर अ पब्लिक कंपनी मिनिमम ऑफ 7 एंड फॉर अ प्राइवेट मिनिमम ऑफ 2 person नीड टू बी सिग्नेटरी. मैंने प्राइवेट के लिए 2 persons और पब्लिक के लिए 7 person सिग्नेटरी होते हैं. That is the subscriber to the memorandum of association. Each signatory must give his address, description and occupation etc. and number of share subscribed by him. ये भी लिखा होता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर उसने सब्सक्राइब किए हुए हैं. The subscriber must sign these documents in the presence of at least one witness who attach the signature. The document shall also be bear the date. डॉक्यूमेंट्स पे डेट होनी चाहिए जो एक विटनेस के सामने होने चाहिए. प्राइवेट के लिए 2 और पब्लिक के लिए 7 होने चाहिए. Second is article of association. The documents define the rules that which govern the activity of the company in the attainment of its objectives. The document must be properly stamped and duly signed by the signatory of MOA and witnessed. The article must be printed in the and in paragraphs. The article of association are optional in case of public limited company with limited liability, which may adopt table A of the module set of articles in its entirety. If the company
company adopts table A of the fact must be specified by writing registered without articles on the memorandum. सेकंड होता है, सेकंड मेन इनका है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ये रूल्स डिफाइन करता है, कंपनी की एक्टिविटीज़ डिफाइन करता है, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करता है. जो डॉक्यूमेंट्स है ये भी प्रॉपरली साइन होता है जिन्होंने एमओए को साइन किया और विटनेसेस के द्वारा. जो आर्टिकल्स है वो पैराग्राफ में प्रिंटेड होता है. जो पब्लिक कंपनीज है जिनकी लिमिटेड लायबिलिटी है उनके लिए ऑप्शनल होता है ये, जो टेबल ए के रूल्स को फॉलो करते हैं. थर्ड इज इंफॉर्मेशन अबाउट द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी. द एड्रेस एंड लोकेशन ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द आरओसी विद इन 30 days ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर हेड ऑफिस की जानकारी भी देना बहुत ज़रूरी है. लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स. अ लिस्ट ऑफ पर्सन हु हैव अग्रीड टू फंक्शन एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड टू द आरओसी. जो बंदे एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट भी आरओसी को जाती है. द लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर मस्ट हैव देयर नेम इंक्लूडिंग सरनेम, फैमिली नेम, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन एक्सेट्रा. उसके बाद है नेक्स्ट written consent of directors. Not only a list of director mandatory, it must also be sent by the secretary of the company along with their written consent to act as their capacity. सिर्फ डायरेक्टर्स की लिस्ट ही नहीं जाती, उनके एक written consent भी जाता है. The written statement must be signed by each director who has agreed to work in that capacity. An affidavit from each of the subscriber to the memorandum and from persons named as the first director, if any, in the article that is not convicted. प्रिंट में ही गड़बड़ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा. ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद द promotion, formation or management or any company, or has to be found guilty in any fraud, misdemeanors or any breach of duty to any company under the act, any previous company law during the preceding 5 years, that all information filed in documents filled with the ROC for registration is correct, complete on the best of his knowledge and belief. एक रिटर्न कंसेंट जाता है, उसमें पूरी डिटेल जाती है कि कोई डायरेक्टर कोई मिसलीडिंग या कोई फ्रॉड एक्टिविटी या किसी में विद इन लास्ट 5 years से कुछ है इन्वॉल्व तो नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये आरओसी को जाते हैं. स्टैट्यूटरी declaration. A declaration in the prescribed form by an advocate, CA, cost accountant or company secretary in practice who is engaged in the formation of the company by a person named in the article, director, managing director or secretary, and all the requirements of this act are rules under their respect of registration and matter proceeding in the incidential they have been compliant with. Statutory declaration जाती है, वो एक CA भी कर सकता है, CS भी कर सकता है, cost accountant भी कर सकता है, advocate भी कर सकता है, जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे. पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी, उसके बाद एक पेमेंट जाती है प्रिस्क्राइब्ड फ़ी की जो डिसाइड होती है. If having received the above documents and having scrutinized them, एक बार रिसीव करने के बाद वो उसे स्क्रूटनाइज्ड करते हैं. द आरओसी इज कन्विंस्ड दैट द नेसेसरी फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड बाय द लॉ कंप्लाइंट एंड प्रिस्क्राइब्ड फी हैज़ बिन डिपॉजिटेड. जब आरओसी को विश्वास हो जाता है कि सारे जो है डॉक्यूमेंट्स वो बिल्कुल सही हैं, सारी फीस भी आ चुकी है, देन ही विल एंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन आरओसी maintained by him and issue a certificate on incorporation. उसके बाद वो इनकॉर्पोरेशन देता है सर्टिफिकेट अंडर हिज सिग्नेचर under Section 9 of the Companies Act 2013, testifying that the company has been officially incorporated and that is a limited public or private company. The ROC issue SIN एक मिलता है, corporate identification number, to registered company. It must be stated that the documents are in order, object of the company is legal, or ROC has no discretion in the matter and must grant the certificate of incorporation. तब देता है if the documents produced before the ROC are return or rectification of certain defects and application instead of rectifying the defects drops the matter, he cannot claim refund of fee. अगर कुछ भी चेंजेस करने होते हैं या कोई गलत इन्फॉर्मेशन चलेगी तो फीस आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगी, आपको दोबारा पे करनी पड़ेगी. सो आज के लिए इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें. थैंक यू वेरी मच. और मुझे कोई भी आप ओपिनियंस दे सकते हैं, अपने कुछ भी एडवाइस दे सकते हैं कि अब मैं और इम्प्रूव करने के लिए क्या करूं. सो प्लीज़ एक कमेंट तो ज़रूर करिएगा, मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा. थैंक यू वेरी मच.